हाँ, तो पिछले पार्ट में बेसिकली ये हुआ कि वो गलती से मेरा वही लैपटॉप का कोई गलत बटन दब गया था, तो रिकॉर्डिंग वो ऑफ हो गई थी। ख़ैर एनीवेज़, तो मैं ये बता रहा था कि फिर जॉब में अल्लाह का शुक्र है ठीक प्रोग्रेस रही। और हाँ, फिर जब मैं जॉब में आया, तो फिर मैंने देखा कि मेरे साथ वही लोग हैं जो कि मेरे साथ फिर आईबीए लम्स ग्रेजुएट्स मेरे साथ थे। कुछ जो थे वो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स भी थे। तो बेसिकली फिर मुझे खुशी भी हुई और मोटिवेशन भी हुई कि यार वो दिन फिर मैंने याद किया कि जब आई वाज़ डाउन एंड आउट। और और वो सारे जो फिर मैं फिर उनसे थोड़ा-सा डिस्कस किया, तो पता चला वो बिल्कुल उनका जो है ना बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहा उनका एकेडमिक करियर। ज़्यादातर ए लेवल्स थे, ए लेवल्स किया, बीबीए किया, आईबीए या लम से एमबीए किया, और फिर वो मेरे बराबर वाले सीट्स पे क्यूबिकल्स में बैठे हुए थे। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं यानी आई वाज़ श्रगिंग शोल्डर्स विद देम, कि जो मैं कुछ 7-8 साल पहले सोचता था कि यार ये जो मैं काश मैं भी आईबी से और लम से बीबीए और एमबीए किया होता मैंने। और तो वो मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। और क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे ड्यूरिंग एमबीए काफ़ी सॉफ्ट स्किल्स पे काफ़ी काम किया था, तो मेरी जो जो मेरा क्या कहना चाहिए, जो मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी या मेरे सॉफ्ट स्किल्स थे, वो भी मोर और लेस वैसे ही थे। और क्योंकि मैं बैंकिंग में था और मैं एक ऐसी फ़ील्ड में था जहाँ पे परफ़ॉर्मेंस का बहुत मार्जिन है। ऑल्दो इट वाज़ अ ट्रांज़ैक्शनल जॉब, लेकिन एनालिसिस बेस्ड जॉब थी। थी नहीं और है भी अभी भी, मेरी वही फ़ील्ड रही। तो एनालिसिस में आपके पास मार्जिन होता है। आप ऑब्वियसली एक बैंक जो है आपको एक सर्टेन पैरामीटर्स दे देता है, उनकी एक पॉलिसी होती है। विदिन दैट पॉलिसी यू कैन यू कैन इंटरप्रिटेट या यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। मैं आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना चाह रहा इसको बैंकिंग लिंगो से, कि जो आप बताना चाह रहे हैं या जो आपका एनालिसिस है, वो आप किसी भी तरह से विदिन द पॉलिसी पॉलिसी बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है। तो उसमें बहुत सारा मार्जिन होता है आपको परफ़ॉर्म करने का। और उसमें जो डिस्कशंस होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, जो प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, मेरे सॉफ्ट स्किल्स बिल्कुल एट पार थे, जो और प्रोफ़ेशनल लोगों के थे, जिनका बहुत अच्छा एकेडमिक करियर भी था। क्योंकि मैंने बिल्कुल वही किया, मैंने धोनी वाली स्ट्रैटेजी लगाई या इंज़माम वाली भी, कि मैंने आखिरी के 7 ओवर में बहुत मारा। मारा का मतलब है कि हिटिंग की, जैसे क्रिकेट में हिटिंग करते हैं, तो मैंने एमबीए, जो कि मेरा आखिरी एकेडमिक करियर के 2-3 साल थे, उसमें मैंने बहुत सॉफ्ट स्किल्स पे और एकेडमिक दोनों पे काम किया, क्योंकि मुझे मुझे पता था मुझे वहीं एंड अप करना है जहाँ पे ये इन सब लोगों ने एंड अप किया है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा काम करने लगा मैं अपने सॉफ्ट स्किल पे। और मैं मशवरा दूँगा सबको कि ये करना चाहिए। एट लीस्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर एकेडमिक करियर, वैसे तो शुरू से करना चाहिए, लेकिन और अब तो ज़्यादा ये हो सकता है क्योंकि अब यूट्यूब है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उस वक़्त यूट्यूब बिल्कुल नया-नया आया था 2006 में। अ, लाइक अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे लॉन्च तो पहले हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान में आते-आते फिर पाकिस्तान में इंटरनेट भी थोड़ा इतना स्लो ही होता था 2005-2006 में। तो यूट्यूब बिल्कुल नया-नया आया था, तो इतना ज़्यादा फरावानी से यूज़ मैंने नहीं किया उसको, जो कि अब के स्टूडेंट्स और अब के बच्चे उसको कर सकते हैं। तो बट एनीवे स्टिल मैंने जितना भी किया, फिर मैंने अपने टीचर्स को देखा और उन सब और दूसरे प्रोफ़ेशनल्स को देख के जो भी मैंने सीखने की कोशिश की, वहाँ से फिर मैंने वो सीखा। अ, कमिंग आफ्टर दैट, उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्यूरिंग दैट टाइम पे शादी हुई, मेरी डॉटर पैदा हुई। वो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, फिर वो फिर एक चलती रहीं। फिर एक फ़्लो में चलती रही लाइफ़, 8-9 साल गुज़र गए। उसके बाद आई एंड विद माय फैमिली इमिग्रेटेड टू कनाडा। अच्छा, अब ये एक मुश्किल डिसीज़न भी है और एक एक ऑब्वियसली लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन तो है ही है। जिन्होंने इमिग्रेशन की है वो सुन रहे हैं तो उनको पता है कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। बट एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी था और एक सॉर्ट ऑफ ज़रूरी डिसीजन भी था। तो खैर, इमिग्रेशन का प्रोसेस सारा हुआ। उसके बाद जब हमने यहाँ लैंड किया, तो हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे ज़िंदगी हमें बिल्कुल नए सिरे से रीस्टार्ट करनी है। होम काफ़ी हद तक हमने होमवर्क और रिसर्च, तो प्री प्री अराइवल रिसर्च तो हमने की भी थी, और सारे यूट्यूब की वीडियोस और जिन लोगों से पूछा,
जो पहले आ चुके थे, जिनसे मशवरा किया, बात की, उन सब ने ये कहा कि यार देखो, लाइफ ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तुम्हारा जितना भी प्रोफ़ेशनल करियर था, जो भी तुम्हारी ग्रोथ थी, वो तकरीबन सॉर्ट ऑफ ख़त्म हो गई है। वो यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती। यहाँ पे मोस्टली कैनेडियन एक्सपीरियंस ही कंसिडर किया जाता है। तुम्हारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस या इंडिया का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं कंसिडर कंसिडर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम वहाँ एवीपी थे तो यहाँ भी तुम एवीपी ही स्टार्ट करोगे। दैट्स वेरी रेयर रेयर। कुछ लोग करते भी हैं, बट यूजुअली बहुत मुश्किल है ये होना। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अब यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस थी। ये मैं कनाडा आने के बाद की बात कर रहा हूँ कि या तो मैं थोड़ा ये सोचता कि ठीक है, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, या फिर मेरे पास दूसरी चॉइस थी, मैं सोचता यार मेरा 9 साल की जो मेहनत है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें सीखी नहीं थी, मेरा नखरा और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल इतना ख़त्म हो गया था उस 2000 सॉरी, जब मेरे इंटर के और वो सारे इवेंट्स के बाद, जो कि मैंने पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन किए, कि फिर मुझे और मेरा वो मज़ाक उड़ाना दूसरे लोगों का और वो सब सारी चीज़ें, और मेरे प्रोफ़ेशन की एक एक होता है ना कि मुझे फिर कोई प्रोफ़ेशन बुरा नहीं लगता था, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर से ख़त्म हो गई थी। तो मैं इतना फ्लेक्सिबल था कि आई वाज़ ओपन टू डू प्रीटी मच एनीथिंग। तो उसमें मुझे कोई आर नहीं थी, कोई बुरा नहीं, मुझे अपने आप को भी नहीं, और मुझे ये भी नहीं था कि मुझे लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी। आई वाज़ ओवर दैट। जब जब मैं यहाँ आया, वो पहले भी ख़त्म हो गई थी और यहाँ आके फिर वो और ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मुझे पहले से पता था कि मुझे फ्लेक्सिबल होना है, और अल्लाह का शुक्र है मैं फ्लेक्सिबल हूँ और फ्लेक्सिबल था। मैंने बताया ना कि कुछ स्किल्स होते हैं वो अल्लाह आपको दे देता है, और अल्लाह जो है इंसाफ करता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदे को ज़्यादा स्किल्स दी हों अल्लाह ने और आपको कम दी हों। अल्लाह दोनों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे से 80 माओ से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है और आपसे 60। जब दोनों से बराबर करता है तो दोनों को बराबर स्किल दिए हैं। वो आपका काम है अपने स्किल को खोजना, अपने स्किल को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, और फिर वहाँ से आगे प्रोग्रेस करना। तो मुझे पता चल गया था यार, इम्प्रोवाइज़ेशन का स्किल तो है, और इम्प्रोवाइज़ेशन का स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी का स्किल काफ़ी करीब-करीबी होते हैं, या इन अदर वर्ड्स इम्प्रोवाइज़ेशन को आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं किसी हद तक। तो मैंने कहा यार देखो, मैं पिछले सालों में भी मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है, फ्लेक्सिबल तो मैं हूँ, तो मुझे एज़ सच कोई प्रॉब्लम मुझे कुछ वो वाली चीज़ मेरे अंदर नहीं है। वो सारी चीज़ मैं वहीं छोड़ कर आ गया था। तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की यू नो अपना प्रोफ़ेशन स्टार्ट करने में, अपने आप को रीस्टार्ट करने में, नॉट ओनली प्रोफ़ेशनली बट सोशली भी, यानी सीखने की हद तक। यानी मैं आपसे शेयर करता हूँ, जब मैं कनाडा आया, मुझे इंटरसेक्शंस भी बताना नहीं आते थे। तो बेसिकली यहाँ जो एड्रेस होता है, एक तो एड्रेस होता है घर का एड्रेस, लेकिन लूज़ली अगर आप किसी को बता रहे हैं कि आप जैसे पूछते हैं ना तुम कहाँ रह रहे हो? तो वो इंटरसेक्शंस बताता है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डंडास और एरन मिल्स पे रह रहा हूँ। मुझे इंटरसेक्शंस नहीं बताना आते थे। मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आती थी। यहाँ पे रोड क्रॉस करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। यहाँ पे हर चीज़ का एक प्रोसेस है। बस में चढ़ने का भी प्रोसेस है, बस से उतरने का भी एक प्रोसेस है। अब प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि बहुत कोई लंबे कोई फॉर्म भरने पड़ते हैं। एक प्रोसेस है, एक एक स्टेप्स हैं, सेट ऑफ स्टेप्स इज़ कॉल्ड प्रोसेस। ये एक फ्लो है। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। वो मैंने एंड आई वाज़ 32 इयर्स ऑफ एज। तो मैंने 32 साल में ये सारी चीज़ें ज़ीरो से सीखी हैं। मैंने इंटरसेक्शन, फिर मुझे पता चला इंटरसेक्शन बताना कैसे हैं, इंटरसेक्शन होते क्या हैं, बस को ऑब्ज़र्व किया लोगों को। मैं ऐसा नहीं था कि बस स्टॉप पे जाके फ़ौरन बस में चढ़ जाता था। मैं 10 मिनट खड़े होके एक बस को जाने देता था कि यार उस बस में कैसे चढ़े हैं। उसने वो बटन दबाया था, तो ट्रैफ़िक रुक गया था। इस तरह से उसने रोड क्रॉस की थी। वो बस आई थी, वो वहाँ उस स्पॉट पे खड़ा हुआ था जो कि बस स्टॉप था। बस रुकी, कितने कितने सेकंड्स के लिए बस रुकी, उसने कितने स्टेप्स लिए, उसने कौन-सी स्टेप पे पहले कदम रखा, उसने अंदर जाके ड्राइवर को सलाम किया, उसने कितने कॉइन्स डाले, ये मैं सब बस के बाहर खड़े होके ये सब चीज़ें देख रहा होता था और ऑब्ज़र्व कर रहा होता था। और अगेन मेरे पास विज़ुअलाइज़ेशन स्किल भी था, तो मैं ये विज़ुअलाइज़ कर लेता था कि मैं भी यही कर रहा हूँगा। तो यहाँ से मैं, आप समझ रहे हैं, ये चीज़ें मैंने सीखी
और जिसने मेरी बहुत हेल्प की ज़िंदगी में, और मैं अभी भी करता हूँ, वो अभी भी यूज़ करता हूँ। अब वो इन्ग्रेन हो गया है, मेरी मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट हो गया है। किसी भी बड़े इवेंट से पहले मैं 1 रात पहले वो पूरा इवेंट विजुअलाइज़ कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ये स्किल, वही मैं बता रहा हूँ ना, कुछ स्किल मेरे अंदर थे और कुछ नहीं थे। तो जो स्किल थे मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। विजुअलाइज़ेशन का मतलब है, मैंने सारे इंटरव्यूज़ में विजुअलाइज़ेशन टेक्निक इस्तेमाल की कि मैं इंटरव्यू में जाऊँगा, वहाँ एक बाहर लॉबी में वेटिंग एरिया होगा, मेरी एज के लोग बैठे हुए होंगे, सबने सूट पहना हुआ होगा, किसी ने ब्लू टाई लगाई हुई होगी, किसी ने रेड लगाई हुई होगी, किसी के गोल कफलिंग्स होंगे, किसी के चौकोर कफलिंग्स होंगे, किसी की सीधी मांग होगी, किसी की बीच में, टू द नियरेस्ट डिटेल मैं 1 या 2 रात पहले वो विजुअलाइज़ कर लेता था। तो मेरी सारी जो नर्व्स हैं वो ख़त्म हो जाती थी, मोर और लेस। फिर जो जब आपकी नर्व्स खत्म हो जाए ना, तो फिर सिर्फ़ आपका इम्तिहान वहाँ पे जवाब देना रह जाता है, या फिर आप यू आर राइट इनटू दैट। फिर मैं उस मोमेंट में आ जाता था, यानी उस इंटरव्यू क्वेश्चंस में आ जाता था मैं। वहाँ लॉबी में वेट करने की विजुअलाइज़ेशन, लिफ्ट को बुलाने की, रिसेप्शनिस्ट को सलाम करने की, उसको बताने की कि मैं इंटरव्यू पर आया हूँ, वो सारी चीज़ें मैं पहले से कर वो हुई भी होती थी। तो जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा होता था, तो मुझे लगता था कि मैं दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना टू द कोर और टू द डिटेल विजुअलाइज़ कर लेता था। और मैंने अपने यूट्यूब की एक वीडियो भी बनाई है विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक की। जो जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, वो प्लीज़ विजुअलाइज़ेशन टेक्नीक को यूज़ करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। खैर, अगेन इट्स पार्ट ऑफ इम्प्रोवाइज़ेशन। खैर, ये सब यूटिलाइज़ करके जिसका जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मगर मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि यार बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कई गुना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। मैं अपने आप को हार्ड वर्किंग समझ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है, मतलब कुछ लोग 5 बजे उठते हैं, बर्फ़ साफ़ करते हैं, फिर वो उनकी वेयरहाउस की जॉब होती है, वो क्रेट और बॉक्सेस उठाते हैं, फिज़िकली उठाते हैं। और यानी अगर लेबरर की बात करूँ, और जिसकी जिसकी पेमेंट जो है वो अच्छी होती है, मोर और लेस उतनी होती है जितनी हमारी है। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, या जो फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं, या जो इवन प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और या ड्राइवर्स हैं, या ये सारी चीज़ें, ट्रक ड्राइवर भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। 12-12 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। उनका ट्रक में ही वो सोते हैं, ट्रक में ही उन्होंने एक छोटा-सा बेड बनाया हुआ होता है, वहीं सो रहे होते हैं। मैंने कहा यार, मैं इतना हार्ड वर्किंग तो मैं नहीं हूँ। थोड़ा बहुत हूँ, बट इतना तो नहीं हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। 5 बजे उठ के पहले बर्फ़ साफ़ कर रहा है, फिर वो अमेज़न के वेयरहाउस जा रहा है, फिर वहाँ पे वो 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, फिर आके वो वॉलमार्ट में काम कर रहा है। और ये सब तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये। तो फिर उसमें वहाँ पे मैंने ये किया कि अल्लाह ने मेरा साथ दिया। ये आप कह सकते हैं कि मुझे मेरी फ़ील्ड में ही अल्लाह का शुक्र है, विदिन 90 डेज़ मुझे जॉब मिल गई। ऑब्वियसली वो वाला तो पोज़ीशन नहीं था मेरा, जो पाकिस्तान में जो मैं छोड़ कर आया था, लेकिन एट लीस्ट मैंने कहा एक बड़े बैंक में है। मेरा एग्ज़ैक्टली अलाइन तो नहीं था, मेरा स्किल वो, आप समझ जाएँ, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जॉब थी, जो कि थोड़ा सेल्स ओरिएंटेड होती है। बट मैंने कहा यार, मेरे कोई नखरे-शखरे तो हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो मेरी ख़त्म है, तो मुझे मुझे तो मुझे कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा विदाउट वेस्टिंग टाइम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और फिर आगे कोई ना कोई राह निकल आएगी। थोड़े साल बाद कुछ ना कुछ मैं कहीं न कहीं डाइवर्ट कर लूँगा, या कुछ ऐसी चीज़ कर कर आके कोई ना कोई रास्ता तलाश करूँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी इसमें स्टार्ट तो करूँ, ताकि मुझे कनेडियन एक्सपीरियंस भी मिले, और थोड़ी-सी पैसे भी आएँ ऑब्वियसली। और मैं सेविंग जो हूँ अपनी, वो उसको ज़रा रखना चाहता था, ताकि मैं आगे जो हूँ घर-वर और ये सारी चीज़ें कर सकूँ। तो बेसिकली वहाँ पे अल्लाह ने बहुत साथ दिया, और ना सिर्फ़ वहाँ पे, बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ पे अल्लाह ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार, अल्लाह मेरा इतना ज़्यादा साथ क्यों दे रहा है? मतलब मैं तो कोई बिल्कुल कोई रिलिजियस इतना भी नहीं हूँ, काफ़ी गुनहगार हूँ, कभी-कभी नमाज़ भी स्किप हो जाती है, तो फिर अल्लाह मेरा क्यों साथ दे रहा है? फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार, पाकिस्तान में था, मैंने कुछ 1-2 काम ऐसे किए थे, जिससे शायद हो सकता है अल्लाह खुश हो गया हो मुझसे, शायद, आई डोंट नो। मिसाल के तौर पे मैं ये बता इसलिए रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत बहुत सारी मेरे अंदर नेकियाँ हैं और मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। बताने का मकसद ये है कि आपका अल्लाह से रिलेशन
कैसे बन सकता है, बन जाता है, और प्रोबेबली अल्लाह को क्या चीज़ें पसंद आ सकती हैं आपके अंदर। जब मैं अपनी बैंक पाकिस्तान में बैंक में था, तो मैं रियलाइज़ करता था कि यार ये जो पियन्स हैं और जो जैनिटर्स हैं, जो टी बॉय हैं, इनके साथ बहुत ही एक हमारे ओवरऑल बहुत ही एक अजीब-सा सलूक होता है। इनको एक तो इंक्लूड करना तो ख़ैर बहुत दूर की बात है कि आप उनके साथ लंच कर रहे हैं, अपने पियन के साथ, ये तो अनहर्ड है। इंक्लूड करना तो बहुत दूर की बात, उनको थैंक यू भी नहीं कहा जाता जब वो चाय बना के लाते हैं आपके लिए, या टेबल साफ़ करते हैं आपकी सुबह आने से पहले। तो थैंक यू वैंक यू वो बिल्कुल जो है वो नहीं कर रहे होते थे। तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं करूँगा एट लीस्ट। तो जब मैं ये मैंने बैंक के शुरू में ही मतलब 2-3 महीनों में मैंने देख लिया था कि यार ये इनके साथ ऐसा होता है। क्योंकि मैं वही अगेन मेरे नखरे-वखरे और वो बीकॉम वाली के अल्लाह ने मेरे मेरे मुँह पे चमाट मारा था कि देखो तुम मज़ाक उड़ाते थे ना, अब तुम बीकॉम प्राइवेट करो। तो वो सारी चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म हो गई थी, तो मैं सबको काफ़ी हद तक बराबर समझने लग गया था। तो मतलब ये था कि मैं काफ़ी जो है मैं पियंस वगैरह के साथ भी मैंने वक़्त काफ़ी गुज़ारा, अपने राइडर्स के साथ मोटरसाइकिल पे बहुत मैंने ट्रैवल किया, कहीं जाना होता था तो मैं गाड़ी के बजाय मैं अपने राइडर्स के साथ किसी दूसरे बैंक अगर मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं अपने राइडर्स के साथ मैं रिक्शा में भी जा सकता था, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे शाहीन कॉम्प्लेक्स से एचबीएल जाना है, हबीब बैंक प्लाज़ा जाना है, ₹50 की रिक्शा होती थी, लेकिन मैं ₹50 अपने राइडर को देकर उसमें जाता था, 2 वजूहात से, कि उसकी इनकम ₹50 ज़्यादा में हो जाएगी और उसको इंक्लूज़न फ़ील होगा कि यार यासिर भाई जो एमबीए हैं, वो मेरे साथ बैठ के, मैं इंटर हूँ, मेरे साथ वो बैठकर वहाँ गए और बिल्कुल हँसी-मज़ाक कर रहे हैं हम, इस तरह की वो। क्योंकि मेरे सॉफ्ट स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जो है वो मावा खाने लग जाऊँगा या मेन पूरी खाने लग जाऊँगा, या उनके साथ वो अगर मुझे सिगरेट ऑफ़र करेगा तो मैं सिगरेट पीने लग जाऊँगा। सॉफ्ट स्किल्स तो मेरे बिल्कुल वही हार्डकोर प्रोफ़ेशनल वाले थे, लेकिन ये साइड क्योंकि मुझे उनके इंक्लूसिवनेस की वज़ह से और बराबर उनको फ़ील कराने की वज़ह से ये मैंने किया। तो ऐसा नहीं है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर तुमने राइडर और पीएन के साथ बहुत ज़्यादा तुम घुल-मिल रहे थे, तो तुम्हारे अंदर फिर वही चीज़ आ गई होगी, वो चीज़ मेरे अंदर नहीं आई। क्योंकि मेरे सॉफ्ट स्किल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमबीए और माय एकेडमिक्स। तो मुझे पता था कि मैं पर्पसली कर रहा हूँ, उसके पीछे एक मकसद है। तो सारे जो हैं वो मोर और लेस मुझसे सारे ही ऑब्वियसली खुश ही थे, और जब मैं छोड़ के जा रहा था तो काफ़ी दुखी भी हो रहे थे कुछ, और ऑब्वियसली दोस्त जो मेरे बिल्कुल एट एट पार जो दोस्त थे वो, और मेरे सारे जो इस तरह के लोग थे काफ़ी सैड भी हो रहे थे। और अभी तक मेरा अभी तक कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पे। बैंक अल हबीब का एक राइडर है जो कि मैं 10 साल पहले वहाँ जॉब करता था। 2009 में मैंने स्टार्ट की थी, तो मोर देन 10 साल। तो 12 साल तकरीबन। वो राइडर से अभी तक मेरा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है टू डेट। कल-परसों मेरी फ़ोन पे उससे बात भी हुई है, उसने घर ले लिया अपना। आई वाज़ वेरी हैप्पी बैंक से लोन लेके। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से अब मैं यहाँ आ गया तो मैंने उनको छोड़ दिया है। क्योंकि वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैंने यंग एज से वो सारी चीज़ मेरे अंदर से ख़त्म हो गई थी। तो मुझे कुछ ये बिल्कुल ही मैं उस लेवल पर आकर ही फिर सोचने लग गया था। तो ख़ैर एनीवेज़, तो कहने का मकसद है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो गई थी। और हाँ, फिर मैंने सोचा यार इनके जो बच्चे हैं ना, ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको पढ़ने की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती, लोग इनका मज़ाक उड़ाते हैं, इनको लौंडा, लफंगा, बेकार कहते हैं, जो हम तरह के जो बाबू लोग होते हैं। तो मैंने कहा यार इन लोगों को उठाना है। कुछ कुछ भी अगर मैं कुछ 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ ना इनकी ज़िंदगी में, तो इनको उठाना है। और इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये रियलाइज़ेशन मुझे मेरी वाइफ़ ने भी बहुत हद तक दिलाई। उसका भी थोड़ा माइंडसेट इस तरह का स्पिरिचुअलिज़्म का है, और उसका भी काफ़ी हद तक यही माइंडसेट है कि वो उसने भी प्रोफ़ेशनली जॉब की है, तो उसने भी सारे पीएनबी ने सारी चीज़ें उसने भी देखी हैं। तो उसको उस वो और मैं जब हम बात करते थे तो काफ़ी इसी इसी हवाले से बात करते थे, यार इन लोगों को किसी न किसी तरह से उठाना है, इनके साथ सही नहीं हो रहा। स्टेट तो कुछ कर नहीं रही है, ना अच्छे क्वालिटी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ना इनको हेल्थ की कुछ मिलती है। तो फिर एक अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है, मैं सिर्फ़ नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो लोग ये करना चाहते हैं या जो जो पूछ रहे होंगे, अगर उनके सवाल दिमाग में आ रहा होगा, ताकि उनको एक एवेन्यू मिल सके। द सिटीज़न फाउंडेशन टीसीएफ एक बहुत ज़बरदस्त एनजीओ है और ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कि अंडर प्रिविलेज या वल्नरेबल सोसाइटीज़ के जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम करती है।
फ्री स्कूल्स हैं उनके। मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट आई थिंक उनके 1400 या 1600 स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स होती हैं ज़्यादातर। उसका मतलब है कि फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, और यानी और वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रही है, और स्कूल्स में बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, और वो मैट्रिक तक उनको एजुकेशन देते हैं। और ये अभी मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ बच्चे दे एंडेड अप इन लम्स। सोचें कि कुछ बच्चे जो हैं वो भाई फेरू के या लैया के बच्चे, जो गाँव में बिल्कुल ही बगैर कपड़ों के घूम रहे हैं, दे एंडेड अप इन लम्स, सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन की वजह से। और बिल्कुल फिर मुझे वो याद आई सक्सेस स्टोरी डॉक्टर अब्दुल सलाम की। वो झंग झंग में पैदा हुए थे, जो बहुत छोटा शहर है लाहौर के पास, और ही एंडेड अप विनिंग अ नोबेल प्राइज़ इन पार्टिकल फिज़िक्स। ही वाज़ अ पार्टिकल फिज़िसिस्ट। तो वो है सक्सेस स्टोरी। तो मैंने कहा यार, काश इस इन इन बच्चों में भी कोई डॉक्टर सलाम छुपा होगा, इन बच्चों में भी कोई कोई एक बड़ा साइंटिस्ट या एस्ट्रोलॉजर या कोई इस तरह का होगा। तो इन बच्चों को उठाना है। तो थैंक्स टू टीसीएफ कि उन्होंने मेरी वाइफ़ ने तो ख़ैर 2 दफ़ा वहाँ वॉलंटियर किया, मुझे एक ही दफ़ा मौका मिल पाया। तो हमने वहाँ वो जब वॉलंटियर किया तो हमने ये देखा कि वो बच्चे जो थे, उन बच्चों का आपको एक एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स दिया जाता है कि यार ये 5 बच्चे आपके हैं, ये 5 बच्चे उसके हैं। वहाँ पे डिफरेंट हमारी तरह के मेंटोर्स आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ग्रुप था उसमें कुछ बैंक के लोग थे, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, 1-2 टीचर्स थे, कुछ इस तरह के डिफरेंट फ़ील्ड्स के दोस्त होते हैं, लोग होते हैं। वो आके बच्चों को अपना लाइफ़ एक्सपीरियंस और बच्चों को मेंटोरिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको चीज़ें सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो जो बच्चे थे टीसीएफ में, वो कुछ यानी एक मुझे याद है, एक बच्चे का जो वालिद था वो जो सुज़ुकी पिकअप होती है ना, उसका ड्राइवर था, जो ये ईंटें वग़ैरह, बजरी वग़ैरह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, वो था। एक बच्चे का अब्बा जो था वो उसकी गोश्त की दुकान थी, ये छोटे-मोटे स्टॉल होते हैं। और मैंने जो वॉलंटियर किया था वो इब्राहिम गोट है। मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, क्या कुरंगी के पास या लांडी या कुरंगी के पास है। मोहम्मद इब्राहिम गोट या कुछ इस तरह का। तो वो ऐसी सोसाइटीज़ में ही उनके स्कूल खुले हुए हैं कि जो बहुत ही पसमानदा, आप कह लें पसमानदा सोसाइटीज़ में उनके स्कूल खुले हुए हैं। और ये सब उनकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे पूरा ये सब देख सकते हैं। वो और वहाँ वहीं के बच्चे आते हैं, और वो उनके स्कूल और उनके घरों के पास की गलियाँ कच्ची थीं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पक्के घर, और वो वहाँ के आते हैं। और उन वालिदैन को भी सलाम है कि उन्होंने उन बच्चों को वहाँ स्कूल जाने की इजाज़त दी, ना कि उसको मैकेनिक की दुकान पे लगा दिया या कहीं लगा दिया। और क्योंकि फ्री एजुकेशन भी है, तो वालिदैन को फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। डोनेशन बेस्ड है उनका पूरा सेटअप। और अ, और बच्चा जो है उनका ये भी सोच है कि यार चलो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन हर कोई नहीं सोचता। बच्चा तो उनके लिए तो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, कि यार चलो बच्चा 13, 14, 12 साल का हुआ, इसको जो है हम किसी दुकान या किसी काम पे लगा देते हैं और वहाँ से कुछ इनकम जनरेशन हो जाएगी। तो ऑल्दो के पेरेंट्स बिल्कुल ही, मैंने मैंने जैसे बताया, एक 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 जो है वो पिकअप ट्रक चलाता था, एक के अब्बा की गोश्त की दुकान थी, एक के अब्बा जो था वो मज़दूर था, यानी लेबरर था प्रॉपर। तो इसी तरह के बैकग्राउंड से वो लोग थे। और जब मैंने उनको मेंटोरिंग की, और भी सारे जो लोग हैं उन्होंने की, जो एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक छोटी-सी मीटिंग होती थी, तो बोलते थे यार, इससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन का काम हमने इस पूरी ज़िंदगी में नहीं किया। हम प्रमोशंस हो गई, हम एवीपी बन गए, हम ये हो गए, हमें बैंक की गाड़ी मिल गई, हमारे पास बैंक का फ़ोन है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, हम ज़बरदस्त घर में रह रहे हैं, पॉश इलाके में रह रहे हैं। इससे उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं आई, जितना ये काम करके आई। बट वो भी जो लोग थे, वो हर कोई इस माइंडसेट का नहीं था। वो सारे जो मेंटोर्स थे, उन सब का भी वो माइंडसेट, उसके लिए पहले तो आपका वो माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो वो कह रहे हैं यार, इससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन हमें ज़िंदगी में नहीं मिली। फिर क्योंकि मेरी इमिग्रेशन हो गई, तो मैं और ज़्यादा वॉलंटियर्स नहीं कर सका, बट मैं फिर कंटिन्यू करता। बट फिर मैंने ये किया कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अगर मॉनेटरी टर्म पे थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ, तो एट लीस्ट एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा जो है वो तकरीबन अ, मैं रुपीज़ में क्योंकि मैं रुपीज़ में नहीं करता पेमेंट, तो तकरीबन रुपीज़ में समझ लें कि 1500-1600 रुपए है। तो अगर ये कर सकें, तो बेसिकली ये सारे काम मैं इसलिए बता रहा हूँ,
ताकि आपका आपके अल्लाह से कोई एक अच्छा रिलेशन हो जाए और जब आप ऊपर जाएँ तो मुँह दिखाने के लिए कुछ तो हो। मतलब वो अल्लाह तो कहेगा ठीक है तुम ये बन गए, वो बन गए, सब तुमने अपने लिए तो कर लिया, सोसाइटी के लिए क्या किया? किसी को कोई कुछ ढंग का मशवरा दिया, किसी 2-4 बच्चों को तुम कोई ऊपर लेकर आए, उनको मोटिवेट किया। तुमने अपना क्या इतना मैंने तुम्हें इल्म दिया, इतना तुम्हें स्किल दिया, इतना पैसा दिया, तुमने कुछ कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया? तो सिर्फ़ उस मकसद के लिए ताकि कुछ ऊपर थोड़ी बचत भी हो जाए और वाक़ई यार सोसाइटी में इन लोगों के साथ जो क्या कहना चाहिए नाइंसाफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा यानी इनके साथ जो जो इनको ड्यू शेयर नहीं मिल रहा सोसाइटी की तरफ से बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली और इवन रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इनको मिलना चाहिए तो उसमें एक थोड़ी-सी एफर्ट थी। प्रोबेबली उस काम की वजह से मेरे सारे काम उसके बाद से आसान हो गए, टू बी ऑनेस्ट। इमिग्रेशन में यहाँ पे सेट होना इतना अल्लाह का शुक्र है, इतनी अल्लाह ने हमारी मदद की, ऐसी-ऐसी चीज़ें